चलिए, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल विथ आकाश। मेरा नाम है अभिषेक बोहरे। इससे पहले का जो सेशन था, ड्यू टू सम नेटवर्क प्रॉब्लम ये चल नहीं पाया, यानी कि कंप्लीट नहीं हो पाया था, उसको आधे में हमने छोड़ा। देन यहाँ से मैं रिस्टार्ट करता हूँ। एक काम करें, तो यहाँ पर वापस से पूरा सेशन हम स्टार्ट करेंगे। डेट हो चुकी है 22 ऑफ दिसंबर 2025। दैट मीन्स कि अब इस साल को खत्म होने में मात्र और मात्र 8 दिवस शेष रह गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन 8 दिवस के बाद आपका एक नई जर्नी स्टार्ट होगी। मेरा सजेशन ये रहेगा कि ये जो 8 दिन हैं इसको आप अच्छे से यूज करें। साथ में इसमें आप एक और काम करें, वो है एनालाइजिंग का, कि भाई ये जो 2025 था ये आपको क्या देकर गया है और इसका कैसे फायदा आप नहीं उठा पाए हैं। यानी कि दैट मीन्स कि हर एक वक्त, हर एक टाइम आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज देकर जाता है और ये अपॉर्चुनिटीज का आपने फायदा उठाया है या नहीं उठाया है। आपने जो सोचा था 2025 की स्टार्टिंग में, इसको लेकर आप सक्सेसफुल हुए हैं या फिर आप फेल हुए हैं, इसके बारे में एनालाइज करें। साल का जो अंतिम दिन होते हैं ये एनालाइजिंग का टाइम होते हैं कि भाई हमने अपॉर्चुनिटीज को कितने अच्छे से गेन किया है, कितने अच्छे से हमने इनका फायदा उठाया है और कहां पर हम स्वयं को फेल महसूस करते हैं या फिर कहां पर हम इनका फायदा नहीं उठा पाए हैं। ये इसलिए आवश्यक होता है ताकि आने वाले साल में, यानी कि अभी जैसे 2026 आने वाला है, तो आने वाले साल में हम वो मिस्टेक्स दोबारा से ना दोहराएं। अदरवाइज हम सेम मिस्टेक बहुत लंबे टाइम तक करते जाते हैं और एंड ऑफ द डे जो इसका रिजल्ट है ये हमको थोड़ा सा क्रूशियल देखने के लिए मिलता है। ऐसा नहीं है कि 2026 से स्टार्ट हुआ और हमने बहुत सारे रिजोल्यूशन लेना चालू कर दिया कि भाई इस साल तो मैं यूपीएससी निकाल के ही रहूंगा या फिर ऐसा तबाही मचा दूंगा, मैं पूरी दुनिया ही पलट दूंगा। ठीक है, तो ऐसे रिजोल्यूशन नहीं लेना है। रिजोल्यूशन याद रखिएगा वो होना चाहिए जो कि आपकी क्षमता के अकॉर्डिंगली हो, जो आपकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली हो। यदि मैं ये रिजोल्यूशन ले लेता हूं कि भाई मैं ब्राजील की सिटीजनशिप लेके मानूंगा इस साल, नहीं हो सकता है ना प्रैक्टिकलिटी में। ठीक है, या फिर मैं ब्रिटेन की सिटीजनशिप लेके मानूंगा बिकॉज ऑफ वहां पर अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं, यूरोप में शिफ्ट होकर ही मैं मानूंगा, मैं जानता हूं वो नहीं हो सकता है। और इसीलिए आपको ये जो जितने भी रिजोल्यूशन आप लेते हैं ये आपको अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर लेने चाहिए और प्रैक्टिकलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको लेने चाहिए। इतना ही मैं कहूंगा। आफ्टर दैट हम सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आप मुझे ग्रुप में बताएंगे कि इस वर्ष आपने क्या क्या किया है, क्या क्या आपके साथ अच्छा हुआ और क्या क्या बुरा हुआ। ये पूरी पूरी बैठिए, ज्यादा टाइम नहीं लगना है इसमें। बैठिए, मोटे मोटे आधार पर आप देखिए कि भाई मेरे साथ क्या क्या इंसिडेंट हुए, इसमें मैंने कैसे रिएक्ट किया और आने वाले साल में वो जो गलतियां हुई हैं उनको सुधारना है। अपॉर्चुनिटीज तो बहुत अच्छी बात है, अपॉर्चुनिटीज तो है ही, बट याद रखिएगा इंसान गलतियों से सीखता है और बेसिकली हमारे लिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है वो है गलतियां, बिकॉज ऑफ की सक्सेस सक्सेस तो मिल चुकी है ना। अब उनको उठाकर उनका डंका बजाने से कुछ नहीं होने वाला। जो फेलियर हैं, जो जो हमारे फेलियर्स हैं और साथ में जहां पर हमने मिस्टेक की है, जहां पर हमको डिसीजन थोड़ा अच्छा लेना चाहिए था वो हम नहीं ले पाए हैं, तो उन गलतियों को इकट्ठा करो और आगे ये ना दोहराएं हम, इसके बारे में प्रॉमिस करो और इसको ध्यान में रखो अपने। ठीक है, और इसको लेकर 2026 में आपको क्या करना है वो आप डिसाइड करो। ठीक है, यानी कि बचपना नहीं है कि भाई रिजोल्यूशन ले लिया और उसको कंप्लीट नहीं कर पाए, आप इसको ठाने। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी मनोशक्ति, आपका मनोबल कितना ज्यादा स्ट्रांग है। यदि मान लीजिए आपका मनोबल स्ट्रांग है तो फिर ठीक है। और इसमें याद रखना कि यदि मेरी कहीं पर भी हेल्प पड़ती है, मेरी कहीं पर भी हेल्प की जरूरत आपको महसूस होती है, तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। ऑलवेज, दैट मीन्स ऑलवेज। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू का सेशन। और यदि देखा जाए तो आज उतनी कोई खास मुझे न्यूज़ेस नहीं मिली हैं, बिकॉज ऑफ कि एक्चुअली में जितनी भी न्यूज़ मिली हैं, जैसे कि भाई वंदे मातरम डिस्कशन हो चुका है हमारा। ठीक ऐसे ही एमजी नरेगा ऑलरेडी डिस्कस्ड है। ये विंटर सेशन में ये आया है, तो विंटर सेशन से संबंधित अब एक आर्टिकल यहां पर लाया गया है और इस आर्टिकल में बताया गया है कि भाई असल में एमजी नरेगा, वंदे मातरम और ये तमाम प्रकार की जैसे शांति बिल, साथ में जो इंश्योरेंस पर 100% एफडीआई की यहां पर बात की गई थी, वे तमाम प्रकार के बिल के बारे में दोबारा डिस्कशन है। ये तो मैंने उन सभी को छोड़ा है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आज के सिनेरियो में, उनके बारे में हम बातचीत करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली न्यूज देखते हैं हम कि वॉचिंग क्राइसिस इन बांग्लादेश क्लोजली इंडिया। बेसिकली जो इंडिया की होम मिनिस्ट्री है या फिर यूं कहा जाए कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, इसने कहा है कि वह हम बांग्लादेश की जो सिचुएशन है इस पर क्लोज
क्लोजली नजर रखे हुए हैं, यानी कि इसको बहुत नजदीक से हम देख रहे हैं। याद रखना कि ये जो पूरा पूरा सेगमेंट है, ये जो पूरा पूरा आर्टिकल है, ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ऑफ दी, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, बिकॉज ऑफ कि जीएस पेपर 2 में आप पढ़ते हो किसके बारे में? इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में, आईआर जिसको नाम दिया जाता है। तो इंटरनेशनल रिलेशन के कंटेक्स्ट में ये जो आर्टिकल है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एज वेल एज यदि आप देखेंगे तो सोसाइटी के कंटेक्स्ट में भी ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी, बात समझे आई? तो सोसाइटी में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और इंटरनेशनल रिलेशन के सिनेरियो में भी ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यदि मान लीजिए बांग्लादेश की सिचुएशन पर कोई ऐसे लिखने के लिए आ जाता है आपको, तो उसमें भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखना असल में हुआ क्या कि डेट थी जुलाई 2024, और जुलाई 2024 में यदि मान लीजिए आप एस्पिरेंट रहे होंगे, और यदि नहीं रहे होंगे तो भी मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूं कि जुलाई 2024 में हुआ ये कि बांग्लादेश की जो सीएम थी, हाँ मैं 2 मिनट टॉपिक से हटूंगा, 2 मिनट टॉपिक से इसलिए हटूंगा बिकॉज ऑफ कि बहुत से जो स्टूडेंट हैं ये बोल रहे थे कि सर आप पीपीटी लगा दीजिए। तो मैं आपको ये दावा कर रहा हूं कि आप यहां पर समझ लो, जितनी भी बातें मैंने बताई हैं, ठीक है, वो पूरा पूरा कंटेंट ग्रुप में मैं पीपीटी के फॉर्म में अपलोड कर दिया करूंगा। बात समझे? यानी कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वीडियो आप 1 घंटे बाद ग्रुप में जाइएगा और ग्रुप से वो पीपीटी डाउनलोड कर लीजिएगा। जो आप बोल रहे हैं ना कि सर ऐसे नोट्स बनाने में प्रॉब्लम आती है, तो उसका सॉल्यूशन मैंने ये दिया है कि वीडियो कंप्लीट कर लो, सुन लो मेरी बात, आफ्टर दैट ग्रुप में जाओ और ग्रुप में जाने पर वो पीपीटी डाउनलोड कर लो। जैसी आप लोग चाह रहे हैं वैसी पीपीटी आपको वहां पर अवेलेबल मिल जाएगी। बात समझे? यानी कि पीपीटी मैं यहां पर नहीं लगा रहा हूं, बट मैं ग्रुप में पीपीटी ही अपलोड करूंगा। आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। जितनी भी बातें मैं बोल रहा हूं, जितनी भी बातें मैं बोल रहा हूं, वो सभी, यानी कि अब ऐसा नहीं है कि आर्टिकल तो आर्टिकल की फोटो मैंने लगा दी और साथ में वो पूरा पूरा, नहीं नहीं नहीं, है ना, पूरा आर्टिकल लिखा नहीं है। जितने भी की जर्क पॉइंट है, इसका जो जिस्ट है, वो मैं वहां पर पीडीएफ के फॉर्म में आपको दे दूंगा। ठीक है, तो ग्रुप में आप जाकर इसकी पीपीटी डाउनलोड कर सकते हैं। कौन सा ग्रुप है? तो मेरा ही ग्रुप, जिसके बारे में मैं हर बार बताता हूं, अभिषेक कुमार ज्योग्राफी। जब आप लिखेंगे ABHISHEK ज्योग्राफी, GEOGRAPHY, ठीक है, अभिषेक कुमार ज्योग्राफी, यह है टेलीग्राम चैनल। आप यहां पर जाकर इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। देखिएगा भाई कि असल में जुलाई 2024 में यहां पर जो शेख हसीना की गवर्नमेंट थी वो गिर गई थी। आफ्टर दैट याद रखना कि शेख हसीना को हमने ढाका से निकाला, कलकत्ता में ठहराया, कलकत्ता से अभी यदि आप देखेंगे तो ये दिल्ली में है, फिर ब्रिटेन शिफ्ट ये हुई। अब यहां पर याद रखो कि इसके बाद शेख हसीना पर मल्टीपल केसेस यहां पर चले, साथ में कई ऐसे वायलेंस भी आपको यहां पर देखने के लिए मिले। ठीक है, ये जो वायलेंस है, अच्छा एक और बात है कि माइनॉरिटी पर भी, यहां माइनॉरिटी के साथ भी एक्सप्लॉइटेशन की खबरें यहां से आई। बहुत सारे दंगे हुए, बहुत सारे यानी हिंसक कारनामे यहां पर हुए। अब यहां पर कुछ लीडर्स निकल के सामने आते हैं, जिनमें से थे एक दास, और ये माइनॉरिटी को बचाने के लिए काम करते हैं। अब यहां पर हुआ ये कि मीडिया में ये खबर फैलती है, आफ्टर दैट इनकी भी हत्या कर दी जाती है, इनको सरेआम चौराहे पर लटका दिया जाता है, ये हत्या होती है इनकी। अब ऐसे ही एक और लीडर हैं जिनकी हत्या होती है। तो ये जो दो गुट हैं ये आपस में भिड़ जाते हैं, और फिर ये जो बांग्लादेश है वहां पर जो सिचुएशन है ये कंटिन्यूअसली बिगड़ती रहती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिचुएशन अभी बिगड़ी है, 2024 से यदि आप देखेंगे तो सिचुएशन कंटिन्यूअसली बिगड़ रही है। और साथ में माइनॉरिटीज और ये जो कम्युनल वायलेंस हो रहा है, इनके बीच में बहुत ज्यादा, यानी आप देखोगे कि बांग्लादेश में क्राइसिस की स्थिति उत्पन्न है। इसको लेकर इंडिया बोल रहा है कि भाई हमारा जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है या फिर जो मिनिस्ट्री है, ये बांग्लादेश की सिचुएशन पर नजर बनाए रखे है, और यथासंभव हमसे जो भी हो सकेगा हम अपना योगदान इसमें देंगे। यानी कि यदि हम इसको ठीक कर सकते हैं, इस पूरे के पूरे मामले को हम शांत कर सकते हैं, तो हम अपना पूरा 100% योगदान यहां पर देंगे। सबसे बड़ी बात ये उठती है कि इंटरनेशनल रिलेशन में, चलो ठीक है, यदि हम देखें तो 1971 में हमने ही बांग्लादेश के क्रिएशन में हेल्प की थी। और आज यदि आप देखेंगे तो बांग्लादेश के साथ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है इसकी, बांग्लादेश और साथ में इंडिया के जो रिलेशन है ये आपको उतने अच्छे अभी प्रेजेंट टाइम में देखने के लिए नहीं मिल रहे। नो डाउट कि शेख हसीना की गवर्नमेंट के समय ये जो रिलेशन थे ये अच्छे थे, बट प्रेजेंट टाइम की यदि हम बात करते हैं तो प्रेजेंट टाइम में ये जो रिलेशन है ये उतने ज्यादा अच्छे नहीं हैं। याद रखना 1971 वो टाइम था
जब इंडिया पाकिस्तान युद्ध हुआ और इंडिया पाकिस्तान युद्ध में हमने जो पूर्वी पाकिस्तान वाला हिस्सा था, दैट इज कॉल्ड ईस्टर्न पाकिस्तान, इसको सेपरेट करा दिया। दैट मींस इसको हमने इंडिपेंडेंट करा दिया और इसके बाद से क्रिएशन हुआ बांग्लादेश का, बांग्लादेश बन गया। बट याद रखो कि बांग्लादेश और साथ में भारत के बीच में कुछ पॉइंट्स पर कॉन्ट्राडिक्शन था, या फिर यूं कहा जाए कि कहीं ना कुछ विवाद की स्थिति थी। और ये विवाद की स्थिति क्या है, तो सबसे पहले तो ये विवाद की स्थिति आती है रिवर्स पर, कि भाई यहां पर प्रवाहित होने वाली, फ्लो करने वाली रिवर्स, और इनमें दोनों ही दो रिवर्स शामिल हैं। एक है बेसिकली क्या, तीस्ता रिवर, और एक जो रिवर आती है बाय द नेम ऑफ, इसको कहा जाता है गंगा रिवर। ठीक है, अच्छा गंगा की यदि हम बात छोड़ भी देते हैं तो तीस्ता रिवर पर तो बहुत ज्यादा विवाद यहां पर आपको देखने के लिए मिलता है। तो एक रिवर को आपको ध्यान रखना है, साथ में याद रखो कई ऐसी मौसमी नदियां भी यहां पर प्रवाहित होती हैं, या फिर यूं कहा जाए कि कई इस प्रकार की नदियां भारत बांग्लादेश की सीमा पर प्रवाहित होती हैं, जो कि इनकी सीमाओं को बार बार कट कर देती हैं। और ये जो बार बार कट करती है ना, तो इसके लिए याद रखना कि ये कंटिन्यूटी वाली जो बॉर्डर है, या फिर यूं कहा जाए कि कंटिन्यूअस बॉर्डर है, ये ब्रेक होती है। और इसका फायदा उठाते हैं यहां से माइग्रेट होने वाले कुछ पर्सन। और सेकेंड प्रॉब्लम इज बांग्लादेश के साथ कि भाई यहां पर माइग्रेशन का बहुत ज्यादा इशू आपको देखने के लिए मिलेगा, कि लोग बांग्लादेश से निकलते हैं, नॉर्थ ईस्ट में चले जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट के अलावा ये हमारा जो वेस्ट बंगाल वाले रीजन है, यहां पर आकर ये बस जाते हैं। तो ये जो माइग्रेशन या फिर इमिग्रेंट्स या फिर इलीगल माइग्रेंट की जो प्रॉब्लम है, इलीगल माइग्रेंट है ना, अवैध जो प्रवासी हैं, ये हमारे यहाँ एंटर करते हैं और नॉर्थ ईस्ट में जाकर ये बसते हैं, वेस्ट बंगाल में जाकर ये बसते हैं, जिसके कारण हमारे जो रिसोर्सेस हैं इन पर दबाव बढ़ता है। इसको लेकर एक विवाद है। साथ में तीस्ता रिवर को लेकर एक विवाद है। तीस्ता वही रिवर है जो कि एक्चुअली में जमुना की सहायक नदी कही जाती है। जमुना दैट इज कॉल्ड ब्रह्मपुत्र, जिसको हम इंडिया में ब्रह्मपुत्र कह रहे हैं, बांग्लादेश में इसी को जमुना कहा जाता है। तो याद रखना कि कुछ पॉइंट्स को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन की स्थिति आपको देखने के लिए मिलेगी। और जुलाई 2024 से ये जो वायलेशन की कंडीशन यहां पर है, और साथ में ये जो अस्थिरता की स्थिति यहां पर चल रही है, उसको लेकर भारत बहुत ज्यादा चिंतित है। और भारत ने ये बयान दिया है कि हम इस पूरे सिनेरियो को, इस पूरे इंसिडेंट को बड़े ही क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं, और यथासंभव हमसे जो भी हो सकेगा हम उसमें हेल्प करेंगे। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है यहां पर कि यदि मान लीजिए इतने ही सारे विवाद हैं, शेख हसीना की गवर्नमेंट यदि होती तो हम इसमें सहायता करते, वो एक अलग बात है। बट अभी भारत अपना इंटरेस्ट क्यों बता रहा है बांग्लादेश में? बिकॉज ऑफ, याद रखिएगा कि यदि आप एशिया के मैप को देखें तो यहां से स्टार्ट होता है हमारा एशिया का मैप, ठीक है, दैट इज ये है इंडियन सबकॉन्टिनेंट, और जब आप आगे बढ़ते हैं तो ये साउथ ईस्ट एशिया। यदि आप इस वाले एरिया को देखें यहां पर, तो देखो म्यांमार में एक अलग प्रॉब्लम चल रही है, बांग्लादेश में एक अलग प्रॉब्लम चल रही है, श्रीलंका में क्राइसिस है, और यहां पर इंडोनेशिया और कंबोडिया के बीच में एक अलग विवाद बना हुआ है। आप देखें कि जो सदर्न पार्ट ऑफ एशिया है, ठीक है, सदर्न पार्ट ऑफ एशिया, यहां पर बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन है। यहां पर एक जो स्टेबल कंट्री के रूप में आपको दिखाई देता है इंडिया। अब याद रखो कि यदि मान लीजिए मैं एक देश हूं और मेरे आसपास बहुत सारे विवाद चल रहे हैं, तो वर्ल्ड लेवल पर आपको इसका जो परिणाम है ये भुगतना पड़ सकता है। कैसे भाई? मान लीजिए आपका घर है और आपके घर के आसपास जितने भी पड़ोसी हैं आपके, वो आपस में लड़ते रहते हैं, आपस में विवाद करते रहते हैं। अब बाहर से आपके कोई रिलेटिव आते हैं और बोलते हैं कि मुझे आपके घर के बाजू में घर चाहिए। भाई दोनों रिलेटिव हैं, आराम से रहेंगे मस्त तरीके से, पर वो जमीन खरीदने के लिए आते हैं और बोलते हैं देखो यार, आपका घर स्टेबल दिख रहा है, पर आपके घर के ही सामने वाला घर जो आपका पड़ोसी है, ठीक, वहां पर एक अलग कॉन्ट्रडिक्शन है, यानी कि दिन भर या फिर हर दिन कुछ ना कुछ विवाद होता है। आपके आजू बाजू जो घर है वहां पर एक अलग प्रकार का कॉन्ट्रडिक्शन है। मान लेते हैं जमीनी विवाद चल रहा है, सामने वाले के यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, आपके पीछे जो घर है वो उनका बर्ताव अच्छा नहीं है, तो वो देखेंगे कि भाई चारों तरफ का जो माहौल है ये अच्छा नहीं है, और आप इससे खुद परेशान हैं, या फिर आप परेशान नहीं भी हैं तो एकमात्र आप ही स्टेबल हैं। और यदि वो अब घर लेने की मानसिकता से आया था तो वो इससे मुकर जाएगा कि नहीं भाई, मुझे इतनी विवादित जगह में जहां पर आपके पड़ोसी ही, आपके जो नेबरहुड हैं,
ये बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन की स्थिति में है, या फिर यूं कहा जाए कि बहुत ज्यादा परेशान है या बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। मुझे इतनी टॉक्सिसिटी में नहीं रहना, बिकॉज ऑफ यदि मैं पैसा इन्वेस्ट करूंगा तो मैं ऐसी जगह इन्वेस्ट करूं ना जहां पर कुछ तो मुझे स्टेबिलिटी दिखे। यहां पर तो सब कुछ अनस्टेबल है, सामने अलग विवाद चल रहा है, पीछे अलग विवाद चल रहा है, दाएं अलग बाएं अलग, और ऐसे माहौल में वो रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा। दैट इज वाई कहा जाता है कि भाई हम एक ऐसी जगह घर लेंगे जो कि वेल डेवलप्ड कॉलोनी हो और आजू बाजू के लोग वैसी ही मानसिकता के हों जैसे मैं हूं। ये बात क्यों आई? बिकॉज ऑफ इंडिया, इंडिया आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये स्टेबल है, बट बांग्लादेश में अलग विवाद है, म्यांमार में देखोगे तो अलग विवाद चल रहा है, श्रीलंका में देखोगे क्राइसिस की कंडीशन यहां पर है ना, इंडोनेशिया कंबोडिया यहां पर यानी कि साउथ ईस्ट एशिया वाला जो एरिया है यहां पर एक अलग विवाद चल रहा है। तो ऐसे जब विवाद होते हैं तो याद रखो दे ऑल आर नेबरिंग कंट्रीज, और नेबरिंग कंट्रीज में विवाद होने पर जो नेबरिंग कंट्रीज है इन पर तो असर आएगा, यानी कि इंडिया के नियर बाय में इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज है उन पर ये विवाद हो रहे हैं, तो इनकी जो इमेज बिगड़ेगी उस इमेज का असर इंडिया पर भी आ सकता है। और इसीलिए इंडिया इसको रिजॉल्व करने में लगा हुआ है कि भाई ये जल्दी जल्दी रिजॉल्व हो, ये बिकॉज ऑफ कि ये क्राइसिस की कंडीशन ज्यादा देर तक चली तो इंटरनेशनल लेवल पर बांग्लादेश की छवि तो खराब होगी ही, साथ में इंडिया की इकोनॉमी पर भी इसका असर पड़ेगा और इंडिया के रिलेशन पर भी इसका असर पड़ेगा। और इसीलिए भारत इन सभी पर नजर रखे हुए और बोल रहा है कि भाई इसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व किया जाना चाहिए। बात समझे? दैट इज वाई आज की ये जो हेडलाइन है ये बनी हुई है कि वॉचिंग क्राइसिस इन बांग्लादेश क्लोजली, ये इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है इसने ये बात कही है। बात समझ में आई? तो भाई क्यों नजर रखे हुए और क्या उद्देश्य है नजर रखने का? ऐसा नहीं है कि टाइम पास चल रहा है या फिर इसको मजा आ रहा है, बिकॉज ऑफ कि ये हर नेशन की ड्यूटी बनती है। आफ्टर ऑल आगे आते हैं, देखिएगा कि प्रेसिडेंट ग्रांट असेंट टू रूरल जॉब्स बिल, सेंट्रल लिस्ट इट्स 4 फोकस एरियाज। देखिएगा भाई बेसिकली हमारे यहां जो रेलवे वाला सेक्शन है, यदि आप इसकी बात करोगे तो इंडियन रेलवे बहुत लंबे टाइम से यात्रियों को सब्सिडी फेयर प्रदान करती है। दैट मींस कि आपने ये बात जरूर सुनी होगी, इसके बारे में मैं बात करूंगा, ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में इसका क्या रोल है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। याद रखो जीएस पेपर 2 में, जीएस पेपर 3 में, एज वेल एज फेयर की बात जहां पर आप प्रिलिमिनरी एग्जाम में करते हैं, तो जीएस पेपर 2 एज वेल एज जीएस पेपर 3 के अकॉर्डिंगली ये जो सेगमेंट है ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जीएस पेपर 2 में ऐसे कि गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो होती है, रोल ऑफ अपोजिशन, यहां पर जो कांग्रेस का रोल है उसकी बात आएगी, पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस की यहां पर बात की जाती है। तो इन सभी सिनेरियो से ये जो न्यूज है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। जरा समझना कि इस पूरी न्यूज में ये बताया गया है कि एक्चुअली ये नहीं, ये है, मैं गलत बता रहा हूं, शिवराज सिंह चौहान की फोटो देखी मैंने तो मैं इसी साइड चला गया। ठीक है, यहां पर आओ। ठीक, तो यहां पर देखना कि एक्चुअली में रेलवे, मैं वही सोचूं कि एक्चुअली ये तो मैंने कवर की भी नहीं, ये कौन सी न्यूज आ गई है, 2 मिनट के लिए मैं हैंग हो गया। तो यहां पर आना, रेलवेज टू हाइक इट्स फेयर्स फ्रॉम दिसंबर 2026 या फिर दिसंबर 26, कांग्रेस शेम्स डिसीजन। ठीक है, अच्छा जरा देखना कि इसमें बात क्या कही गई है, क्या बोलना चाह रहे हैं। तो कुल मिलाकर हमारे यहाँ जो रेलवे है इसके बारे में कहा जाता है कि रेलवे 1 रुपए बनाने में 2 रुपए खर्च करता है। ये बात बिल्कुल सही है, बिकॉज ऑफ कि जितने भी हम ट्रांसपोर्टेशन का या फिर जितने भी रेलवे का हम यूज करते हैं, जैसे मुझे यहाँ से यदि दिल्ली जाना है, दिल्ली से मुझे अगरतला जाना है, कहीं पर भी यदि जाना है, तो उसके लिए जो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट साधन माना जाता है, सबसे अप्रोप्रिएट ट्रांसपोर्ट जो माना जाता है, ये रेलवे को माना जाता है। और ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ कि फेयर कम है, सभी लोग इसको बेयर कर सकते हैं और सभी यानी इसमें जो भी खर्च आएगा, जो भी फेयर रहेगा, उसका बहुत कम मुझे देना पड़ता है। यानी कि ये बात बिल्कुल सही है कि रेलवे हमसे जो पैसा लेता है, ठीक है, वो बहुत कम परसेंटेज होता है, इवन बहुत बड़ा परसेंटेज गवर्नमेंट देती है। तो रेलवे को बहुत अच्छा माना जाता है। मैं एसी फर्स्ट क्लास, एसी सेकंड क्लास की यदि मैं बात छोड़ दूं तो आप जरा सोचिए कि जनरल डिब्बे, साथ में स्लीपर क्लास, एसी थर्ड क्लास, यहां पर जो हम फेयर देते हैं ना, ये
कम रहता है। आधा फेयर चुकाती है कौन? गवर्नमेंट। और इसलिए कहा जाता है कि सबसे ज्यादा घाटे में यदि कोई डिपार्टमेंट है तो ये रहता है रेलवे डिपार्टमेंट। तो इसकी भरपाई कैसे होती है? यानी कि यदि घाटे में है तो भाई इसको बंद कर देना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है कि बंद करने की नौबत है, फायदे की कंडीशन भी होती है, बट फायदा होता कहां से ये मायने रखता है। याद रखना कि इसको प्रॉफिट होता है वो जो मालगाड़ियां चलती है ना, कोयले की मालगाड़ी हो गई, सामान की मालगाड़ी हो गई, ये तमाम प्रकार की जो मालगाड़ियां चलती हैं इससे रेलवे को प्रॉफिट होता है। यानी कि रेलवे का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है ये है मालगाड़ियां। ठीक है, बाकी जो यात्री गाड़ियां होती हैं ये तो लॉस में चलाती है गवर्नमेंट, ये बात बिल्कुल सही है। बट याद रखो कि जब हम ये बोलते हैं कि सर लॉस में चल रहा है और ऐसा वैसा, तो चलाना क्यों है? बिकॉज ऑफ कि सभी को हम एक क्राइटेरिया में लाकर खड़ा करें, सभी इसका फायदा ले पाए, सभी की ये आर्थिक स्थिति नहीं होती है कि वो फ्लाइट से जा पाए। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारे यहाँ उतने अच्छे नहीं है, उतने ज्यादा सुटेबल नहीं माने जाते, तो सबसे ज्यादा सुटेबल है रेलवे। अब रेलवे ने एक बात कही है, रेलवे मिनिस्ट्री ने एक बात कही है कि भाई आने वाले टाइम में हम जो किराया है इसको थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। ठीक है, और ये जो इंक्रीज करने की बात कही गई है तो क्या ये बात सही है भाई? तो एक प्रकार से देखा जाए तो याद रखिएगा कि ये कहीं ना कहीं सही है, बिकॉज ऑफ कि हमको हर एक सेक्टर को प्रॉफिटेबल बनाना है। यदि मान लीजिए हम ये बोल रहे हैं कि आने वाले समय में जो हमारे खर्चे हैं वो हम कम करें, सीमित करें, और आने वाले समय में हम बहुत फ्रूटफुल कुछ रिजल्ट अपने सामने प्रकट करें, तो उसके लिए जरूरी हो जाता है कि ये सभी स्टेप उठाए जाएं। बिकॉज ऑफ कि ये जो फेयर है ये उतना ज्यादा नहीं बढ़ाया गया है, इसलिए अभी इस पर हम उतना ज्यादा नहीं बोल सकते कि भाई बहुत ज्यादा गलत हुआ है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से यात्रियों को ये सब्सिडी फेयर प्रदान करता है। कौन? रेलवे, इंडियन रेलवे। फ्यूल कॉस्ट हो, मेंटेनेंस कॉस्ट हो, या फिर स्टाफ सैलरी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन की बात हो, तो ये कंटिन्यूसली इनकी जो कॉस्ट है ये बढ़ती जा रही है। यानी कि सब्सिडी दे रहे हैं साथ में खर्च भी कर रहे हैं, तो ये जो डिसबैलेंस की कंडीशन हो रही है, इस डिसबैलेंस को बैलेंस करने के लिए ये जो डिसीजन है ये लाया गया है कि भाई आने वाले टाइम में जो स्मॉल पर किलोमीटर हाइक का रास्ता है ये अपनाया जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मॉल पर किलोमीटर हाइक? स्मॉल पर किलोमीटर का हाइक का मतलब है कि यदि मान लीजिए यात्रा 215 किलोमीटर से लंबी है तो पर किलोमीटर पर 0.01 रुपीस पर किलोमीटर इतनी वृद्धि की जाएगी। और यदि एसी क्लास है तो याद रखना एसी क्लास में 215 किलोमीटर के बाद 0.02 रुपए की वृद्धि की जाएगी, यानी कि पर किलोमीटर पर इतनी वृद्धि होगी। ठीक है, पर किलोमीटर पर, जैसे 216 हो गए हैं, 215 किलोमीटर, 215 किलोमीटर तक सेम फेयर, 215 किलोमीटर से आगे फिर हर किलोमीटर पर 0.01% जुड़ेगा नॉर्मल क्लास के लिए, और यदि एसी क्लास है तो 0.02 रुपीस इसमें ऐड ऑन किया जाएगा। ये बात इसमें कही गई है। ये जो फेयर्स हैं इनका जो इफेक्ट है ये याद रखना दिसंबर 2026 से होगा, और ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से आप ये बोल सकते हैं कि इंडियन रेलवे को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए ये सब किया जा रहा है। बात समझिए, अभी तक यदि आप देखोगे तो याद रखो कि जो सबुर्बन फेयर्स हैं इसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है। ठीक है, साथ में मंथली सीजन की जो टिकट्स होती हैं इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। ऑर्डिनरी क्लास में 215 किलोमीटर तक की यात्रा में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, 215 किलोमीटर के बाद जो आप यात्रा करेंगे उसमें बढ़ोतरी हुई है। जो नॉन एसी क्लासेस हैं जैसे मेल एक्सप्रेस होती हैं, मेल और एक्सप्रेस, इनमें 500 किलोमीटर की जर्नी पर आपको कुछ एक्स्ट्रा, जैसे यदि मान लीजिए 215 किलोमीटर है, 215 किलोमीटर तक आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है। 215 किलोमीटर के बाद 0.01 रुपीस देना है ना, यहाँ पर नॉन एसी में। और यदि आप यहाँ पर देखते हैं तो मेल एक्सप्रेस और ये सब जो होती हैं तो यहाँ पर 500 किलोमीटर पर 500 किलोमीटर पर 10 रुपए आपको कुछ एक्स्ट्रा देने होंगे, एक्स्ट्रा पे करने होंगे। अभी ये क्या टीसी लेने आएगा? नहीं, जब आप टिकट लेने के लिए जाएंगे, टिकट बुक करेंगे तो वहां पर वो आपको बता देंगे कि भाई इतनी यात्रा है इसीलिए 10 रुपए महंगा हो गया। खैर ये न्यूज इसलिए इंपॉर्टेंट थी बिकॉज ऑफ कि हम रेलवे के बारे में पढ़ते हैं, और रेलवे को इफेक्टिव कैसे बनाया जाए, रेलवे को कैसे इफेक्टिव आप बना सकते हैं, कैसे आप इसको इनकम से जोड़ सकते हैं, इसके बाद इसके सिनेरियो में ये न्यूज इंपॉर्टेंट है। कब से ये इंप्लीमेंट हो जाएगा? तो 26 ऑफ दिसंबर से ये इंप्लीमेंट हो जाएगा। बात समझे, ये जो फेयर रिजर्वेशन लाया गया है इसका जो उद्देश्य है, इसका जो एजेंडा है ये क्या है? लगभग 600 करोड़ रेवेन्यू मोबिलाइजेशन करना इसका
उद्देश्य है। और इस फैसले पर जो कांग्रेस है, यथासंभव हर बार की तरह जैसे ऑपोजिशन और साथ में रूलिंग पार्टी के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन होता है, हर बार जो यहाँ पर स्थिति पैदा होती है, ये जनरली ऐसी होती है कि आप इसको पॉलिटिकली समझने से बेहतर है कि पॉलिटी के अकॉर्डिंगली समझें। पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंगली क्यों ना समझे, बिकॉज ऑफ कि मैं कई बार देखता हूं स्टूडेंट को कि सर ऐसा नहीं होना था, ये नहीं होना था, वो नहीं, अरे ठीक है, जब तक सिलेक्शन हुआ जब तक आप वो पढ़ लें जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऑफ कि एज अ स्टूडेंट आपको ये नहीं देखना है कि भाई ये गलत हो रहा है, ये है, ऐसा है, वैसा। अभी आपका काम क्या है, पढ़ना है। ठीक है, तो आप याद रखो, यदि आप ये बोलोगे कि भाई मैं लेफ्टिस्ट हूं, मैं राइटिस्ट हूं, मैं कांग्रेस का हूं, मैं बीजेपी का हूं, आम आदमी पार्टी, मानसिकता का असर आपकी पढ़ाई पर पड़ेगा। आपकी मानसिकता न्यूट्रल होनी चाहिए कि ये हो रहा है तो इसके क्या क्या प्रो एंड कॉन्स हैं, ये हो रहा है तो इसके क्या क्या प्रो एंड कॉन्स हैं। मैं ये बात अपने लिए भी बोलता हूं कि यदि एज अ टीचर मैं किसी एक पार्टी को सपोर्ट करूंगा तो ये बहुत ज्यादा गलत है। मुझे आपको पढ़ाना है और आपको पढ़ाने के लिए सबसे पहले मेरे माइंड में क्लियरिटी होनी चाहिए कि भाई मैं, यदि मान लीजिए एमजी नरेगा की बात कर रहा हूं और एमजी नरेगा का जो नाम है ये चेंज होकर किया गया है विकसित भारत जो योजना है, क्या नाम है इसका, विकसित भारत जी राम जी, है ना। तो इसके क्या क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं और इसके क्या क्या नेगेटिव एस्पेक्ट हैं। मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के बारे में बात की कि भाई 125 डेज का जो जॉब है अब ये मिलेगी, यानी कि 25 डेज बढ़ गए हैं, तो इनकम के जो साधन है ये भी बढ़ जाएंगे, यानी कि इनकम एक्स्ट्रा हो जाएगी। बट इन्होंने कहा है कि एग्रीकल्चर पीरियड में इनको नहीं दिया जाएगा ये काम। तो इसके कारण जो लैंडलॉर्ड्स हैं, या फिर यूं कहा जाए कि जो भूमि मालिक हैं, उनका जो डोमिनेंस है ये बढ़ेगा, यानी कि फिर से आप उनका एकाधिकार बढ़ा रहे हो। तो ये दोनों के बारे में हमने बात की थी ना, बिकॉज ऑफ कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, और इसके लिए हमको पॉलिटिक्स में नहीं जाना है। पॉलिटिक्स हमारा काम है ही नहीं, हमारा काम है पॉलिटी को पढ़ना। इसी प्रकार से ज्योग्राफी में आ जाती है जियो पॉलिटिक्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ कि वहां पर ये अपोजिशन रूलिंग पार्टी ये ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, बात समझिए आज। यानी कि कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इसके बारे में याद रखें कि भाई ये जो फेयर बढ़ाया गया है, ये कुल मिलाकर जो इंडियन रेलवे है इसको प्रॉफिटेबल करने के लिए बढ़ाया गया है, और 600 करोड़ रेवेन्यू मोबिलाइजेशन इससे आपको देखने के लिए मिलेगा। यहां पर जो कांग्रेस है इसने कहा है कि ये जो बढ़ोतरी है ये बजट में अनाउंस नहीं की गई थी, यानी कि बजट अनाउंसमेंट के बिना ये जो अनऑथराइज मैनर से इसको लागू किया गया है ये गलत है। हो भी क्यों ना, बिकॉज ऑफ कि यदि ऐसी कोई बढ़ोतरी हो रही है तो पहले उसका जो जिक्र है ये बजट में होना चाहिए। यदि आपने बजट में इसका जिक्र नहीं किया था तो आप अचानक से कैसे बढ़ा सकते हैं, बल्कि 2 महीने बाद अभी आप देखोगे कि बजट सत्र हमारे यहां आने वाला है, यानी कि फरवरी में। बात समझे। तो ये है हमारी एक न्यूज, इसको लेकर अब हम आगे आते हैं। देखिएगा, इसके बाद एडिटोरियल की कुछ हम बात करेंगे, और यदि बात की जाए एडिटोरियल की तो देखो, देखिए भाई कहां गया, बहुत ज्यादा नीचे नहीं हो गया आज। अब देखो यहां पर जो एक एडिटोरियल है, द बुलडोज डेमोलिशन ऑफ एमजी नरेगा। तो ये एडिटोरियल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ये आप मुझे बताओ, क्या इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं है, या फिर कवर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। याद रखो कि ये जो एडिटोरियल है ये कवर नहीं करना है। मैंने कई बार ये बात बताई है, कई बार, कम से कम 100 बार मैंने ये बात बताई होगी आपको ड्यूरिंग क्लास, ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास, कि जहां पर भी पॉलिटिशियन का चेहरा, पॉलिटिशियन का नाम आपको देखने के लिए मिल जाए, वो आर्टिकल हमारे यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी पर मैंने अभी 2 मिनट बोला कि हमारे लिए पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉलिटी इंपॉर्टेंट है, और दिस इज कनेक्टेड विथ पॉलिटिक्स बिकॉज ऑफ कि पॉलिटिशियन का नाम यहां पर आ गया है, सोनिया गांधी। तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं होगा, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल नहीं होगा। हम इसको सिरे से कैंसिल कर देंगे, सिरे से नकार देंगे। बात समझ में आई। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि ये जो अप्लाई होता है ये 95% ऑफ आर्टिकल्स पर होता है, कि यदि मान लीजिए पॉलिटिशियन ने वो आर्टिकल पब्लिश किया है, दैट मीन्स आपको वो कवर नहीं करना है। बट कई ऐसे आर्टिकल होते हैं जो लिखे पॉलिटिशियन ने है, पर उसकी जो भावना है ये दोनों ही पक्षों का जो समर्थन है या फिर जो विरोध है
ये कर रही है, तो फिर हमको वो कवर करना होता है। यानी कि एडिटोरियल की भाषा आप पकड़ लें और कुछ आर्टिकल्स के बारे में आप जान लें कि हमको वो कवर नहीं ही करना है, यदि वो पॉलिटिशियन ने लिखा है तो। बात समझे? क्योंकि उनकी मानसिकता क्लियर रहेगी, वो एक साइड टिल्ट रहेगा हमारा आर्टिकल, और एक साइड टिल्ट आर्टिकल हमारे लिए किसी भी प्रकार से इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता है। चलिए भाई आगे आते हैं। देखिएगा कि एक्चुअली में अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया अफ्रीकन इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। शायद आपको पता होगा कि एक्चुअली में हमारे जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं, ये अभी हाल ही में अफ्रीकन नेशन की यात्रा पर थे, और साथ में अभी त्रिराष्ट्रों की यात्रा पर थे, जिसमें जॉर्डन भी आया, जॉर्डन के साथ ही अपना इथोपिया, ओमान, ये सब कुछ आए। तो यहां पर इंडिया और अफ्रीका इकोनॉमिक टाइज के बारे में बताया गया है। अब ये क्या है, तो याद रखो कि कंटिन्यूसली इंडिया जो अपने रिलेशन है ये अफ्रीका के साथ बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है। इसमें नामीबिया भी आता है, घाना आता है, इथोपिया आता है। ये रिसेंट विजिट है G20 में अफ्रीकन यूनियन की जो फुल टाइम मेंबरशिप है 2023 में, जिसको इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था। ये जो फुल टाइम मेंबरशिप है, इसने इंडिया अफ्रीका रिलेशंस को एक नया मोमेंटम दिया। कब कब? तो सबसे पहले तो याद रखो कि 3 नेशन है यहाँ पर। कौन कौन से 3 नेशन है? तो एक आ जाता है वही पहले के जैसा, जिसके अभी हाल ही में विजिट हुआ है, इथोपिया, घाना, नामीबिया। ऐसा नहीं है कि बस यहीं तक हम सीमित हैं, नामीबिया, घाना और इथोपिया। इसके अलावा वर्ल्ड में आपको इसके कई एस्पेक्ट देखने के लिए मिलेंगे, बट अभी जो ओवरऑल हम डिस्कस कर रहे हैं, ये इंडिया अफ्रीका टाइज के बारे में बातचीत कर रहे हैं। 2023 में हमने जो अफ्रीकन यूनियन था, इसको फुल टाइम मेंबरशिप देने का प्लान बनाया था, यानी कि फुल टाइम मेंबरशिप भी दिलाई थी इसको 2023 में G20 समिट में, और ये जो दिल्ली में हुई थी बेसिकली। तो याद रखो कि इसके क्या उद्देश्य हैं, इसका क्या लाभ हमको देखने के लिए मिल सकता है। ये कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा करता है कि इंडिया अफ्रीका के जो इकोनॉमिक टाइज हैं ये बढ़ रहे हैं। यदि आप वर्ल्ड लेवल पर देखोगे तो आज की जो ग्लोबल कंडीशन है, इसमें यूएस और साथ में यूरोपियन यूनियन मार्केट्स की जो अनस्टेबिलिटी है, इसके कारण इंडिया के लिए अफ्रीका एक प्रकार का स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव मार्केट बनकर उभर रहा है। बिकॉज ऑफ कि जब से यूएस की सत्ता में डोनाल्ड ट्रंप साहब आए हैं, और यूरोपियन यूनियन में जो अनस्टेबिलिटी की कंडीशन आपको देखने के लिए मिली है, तो इसका असर कहीं ना कहीं इंडिया पर आएगा। बिकॉज ऑफ कि इंडिया जो अपना ट्रेड है, यह भी बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ाना चाहता है। क्यों? क्योंकि इसकी इकोनॉमी पर इसका असर दिखेगा, और एक्सपोनेंशियली बढ़ाने के लिए आवश्यक हो जाता है कि भाई ये जो टैरिफ है ये कम लगे, वर्ल्ड के अलग अलग नेशन में हमारा जो मार्केट है ये डेवलप हो। और यूएस में बैठे हुए जो पर्सन है ये टैरिफ लगा रहे हैं, और हमारा जो सामान है ये विदेशों में, यानी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं यहां पर नहीं जा पा रहा है। इसको हम और ज्यादा इनहांस करने के लिए किससे रिलेशन डेवलप कर रहे हैं? अफ्रीका से। अब बेसिकली देखा जाए तो अफ्रीका की जो संस्कृति है, अफ्रीका के कई नेशन की जो संस्कृति है, जो कल्चर है, जो सिविलाइजेशन है, ये हमारे यहां से मेल खाता है। और मेल नहीं भी खाता है तो हम उनको एक प्रकार से बढ़ावा दे रहे हैं कि नहीं, हम आपसे जुड़े हुए पर्सन हैं। बिकॉज ऑफ कि किसी भी नेशन के साथ जुड़ने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है वहां के कल्चर के बारे में आप जाने, और कल्चर को वहां आप एक प्रकार से प्रमोट करें कि हाँ बहुत अच्छा कल्चर है भाई, इसको हम भी अपनाना चाहेंगे। सिविलाइजेशन का आप वहां पर सम्मान करें। तो यही कर रहा है अभी कौन? इंडिया। बिकॉज ऑफ कि इंडिया समझ गया है कि भाई जो वेस्टर्न नेशन है, जिसमें यूएस आ जाता है, यूरोपियन यूनियन आ जाता है, यहां पर अनस्टेबिलिटी की कंडीशन है, और अफ्रीका एक सॉफ्ट टारगेट है। यानी कि अफ्रीका में जो स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव है ये मार्केट अभी डेवलप किया जा सकता है। प्रेजेंट टाइम में यदि आप देखोगे तो इंडिया प्रेजेंट टाइम में अफ्रीका का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। ठीक है, यानी कि चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा ट्रेड करता है इंडिया। बायलैटरल ट्रेड, ये फाइनेंशियल ईयर 2024 की यदि हम बात करें तो बायलैटरल ट्रेड की भी यहां पर बात हुई है, और अप्रोक्सीमेटली हमने इसमें 100 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड भी किया है। कहां गया ये 100 बिलियन यूएस डॉलर का भी हमने ट्रेड किया है। साथ में इंडिया का जो एक्सपोर्ट हुआ है अफ्रीका में, ये फाइनेंशियल ईयर 2024 में यदि आप देखेंगे तो 38.17 करोड़ यूएस डॉलर का ये हमने यहां पर क्या किया था?
इन्वेस्टमेंट किया था, बात समझिए, यानी कि 38.17 बिलियन डॉलर। इसमें जो मेजर एक्सपोर्ट्स है याद रखो, ये पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम के साथ साथ जो फार्मास्यूटिकल्स, भारत बहुत बड़ा मार्केट है फार्मास्यूटिकल्स का, और साथ में इंजीनियरिंग गुड्स, राइस, टेक्सटाइल्स, है ना, ये तमाम प्रकार की चीजें। बट यहां पर भारत के लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है कि चाइना भी इसमें बढ़ चढ़ का हिस्सा ले रहा है। चाइना अभी भी अफ्रीका में सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। अप्रोक्सीमेटली ये भारत से लगभग दुगना है, जितना हमने 2024 में किया था। भारत, याद जो चाइना है, याद रखो कि ये 200 बिलियन, ठीक है, ये लिखा हुआ है 200 बिलियन डॉलर के आसपास इसने ट्रेड किया फाइनेंशियल ईयर 2024 में, जो कि भारत से अप्रोक्सीमेटली दुगना है। अब ये जितनी भी चीजें हो रही हैं, याद रखो कि उसका जो एक्सपोर्ट का बड़ा हिस्सा है ये HSN 84 और 85, दैट इज मशीनरी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, सेमीकंडक्टर, इन सभी में आता है। यानी कि जो चाइना है ये सभी ट्रेड करता है इससे। ऐसे 85 प्रोडक्ट्स हैं, 85 कैटेगरी में ये प्रोडक्ट आते हैं जिनका ट्रेड जो चाइना है ये अफ्रीकन नेशन के साथ करता है। कुल मिलाकर बात यह कही जा रही है कि जो वेस्टर्न इकोनॉमी है, जिसमें यूएस और ईयू दोनों ही आते हैं, इसमें स्लो डाउन है, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बढ़ रही है। तब इंडिया को अपने एक्सपोर्ट्स और साथ में इन्वेस्टमेंट के लिए नए रास्तों की कुल मिलाकर तलाश है कि भाई वहां पर यदि अनसर्टेनिटी है तो हम कहां पर अपना एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कहां पर अपना मार्केट डेवलप कर सकते हैं और कहां पर अच्छे से सर्टेनिटी के साथ अपना मार्केट डेवलप कर सकते हैं। ये तो अफ्रीका जैसी जो यंग पॉपुलेशन है, जो ग्रोइंग कंज्यूमर बेस है और साथ में रिसोर्स पोटेंशियल है, ये बहुत बड़ा हब इंडिया के लिए है और इंडिया के लिए ये एक प्रकार का लॉन्ग टर्म ग्रोथ पार्टनर भी बन सकता है। पहले के टाइम में यदि आप देखो तो इंडिया अफ्रीका रिलेशन ज्यादातर ये पॉलिटिकल सॉलिडरिटी और साथ में कल्चरल लिंक्स पर आधारित थे, लेकिन अब इनका जो फोकस है ये इकोनॉमी पर, ये ट्रेड पर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पर भी शिफ्ट हो रहा है। जैसे कि यदि आप हाल ही में यदि आप देखें तो भाई जॉर्डन, इथोपिया और साथ में ओमान की जो यात्रा थी, इन तीनों ही देशों में हमने एक अफ्रीकन नेशन को इंट्रोड्यूस किया, एक अफ्रीकन नेशन को शामिल रखा ही था। साथ में यदि आप बात करें तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम अफ्रीका की यात्रा कर रहे हैं और अफ्रीका के साथ जो अपने इकोनॉमिक टाइज हैं, जो ट्रेड डील्स हैं, इन पर हम लगातार फोकस कर रहे हैं कि भाई इसको एक्चुअली कैसे इंक्रीज किया जाए, इसको एक्चुअली कैसे बढ़ाया जाए और हमारे जो दोनों के टाई अप है इसको कैसे एनहांस किया जाए। इसका डायरेक्टली असर हमारी इकोनॉमी पर देखने के लिए मिलेगा, ये बताता है आज का ये एडिटोरियल। साथ में याद रखना कि ये सभी बातें मैं पीडीएफ में मेंशन कर दूंगा, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। हेलो, व्हाट हैपेंड? ऑल ओके? हाँ, मैं ये बोल रहा था कि ये सभी बातें मैं पीडीएफ में मेंशन कर दूंगा, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। वो 2 मिनट कैमरे को कुछ हो गया था, पता नहीं क्या हो गया था भाई। खैर आगे आते हैं हम। देखिएगा, तो यहां पर याद रखो कि कुल मिलाकर आप इस पूरे पॉइंट को, पूरे एडिटोरियल को 5 पॉइंट में कंपाइल कर सकते हो। पहला है ट्रेड एग्रीमेंट और मार्केट एक्सेस, शिफ्ट टू वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि कैसे हम शिफ्ट कर रहे हैं। साथ में अपॉर्चुनिटीज, वो भी किसके लिए, एमएसएमई जिसको आप बोलते हैं ना, माइक्रो स्मॉल मिनी एंटरप्राइजेस, लॉजिस्टिक और मैरीटाइम कनेक्टिविटी और साथ में सर्विस एंड डिजिटल ट्रेड से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। ये तमाम प्रकार की बातें यहां पर मेंशन की गई हैं, बात समझिए। अच्छा, एक और बात कि इसी एडिटोरियल से आप इस आर्टिकल को, यानी कि जो बियॉन्ड टी ऑप्टिक्स की यहां पर बात की गई है, उसके बारे में भी आप डिस्कस कर सकते हो। ये जो एडिटोरियल है ये आप कहां कहां यूज कर सकते हैं, तो वही इंटरनेशनल रिलेशन, इकोनॉमिक वाला सेगमेंट, ऐसे वाला सिनेरियो, ये पूरा का पूरा कहां कहां, तो जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल
रिलेशन, ठीक है, एज वेल एज जीएस पेपर 3 दैट इज इकोनॉमी, एज वेल एज ऐसे वाला सेगमेंट, इन सभी के अकॉर्डिंगली आप इस पूरे एडिटोरियल को समझ सकते हैं। खैर यहां पर आते हैं बियॉन्ड दी टॉपिक, इंडिया मस्ट पुश इट्स विजन फॉर अ शेयर्ड ग्लोबल ऑर्डर अक्रॉस रीजन। देखो अभी जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं, जितनी भी बातें मैंने बताई, जैसे कि G20 समिट में अफ्रीकन यूनियन को इंट्रोड्यूस करना, ये जो अभी त्रिराष्ट्र की यात्रा थी इसमें इथोपिया को शामिल करना, साथ में कंटिन्यूअसली जो अफ्रीकन यूनियन है इसकी ओर अपना जो टिल्ट है ये हमको बताना है, यानी कि इस साइड अपना इंटरेस्ट इंडिया के द्वारा बताया जाना। ये तमाम प्रकार की बातें क्या इंडिकेट करती हैं कि एक्चुअली जो इंडिया है ये ग्लोबल साउथ का लीडर बनने की जो मंशा है ये जता रहा है, कई लोगों का ये कहना है। अब है या नहीं है वो एक बात की बात है, बिकॉज ऑफ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, हम इसको टच नहीं करेंगे। बट याद रखो कि एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर का जो अभी हाल ही में विजिट हुआ, ये कहीं ना कहीं जब आप ग्लोबली देखेंगे और साथ में जब आप मैपिंग के अकॉर्डिंगली इसका अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जॉर्डन, इथोपिया और ओमान ये एक ट्राइंगल पर स्थित हैं, और सऊदी अरब के साथ हमारे रिलेशन पहले ही अच्छे हो चुके हैं, दुबई के साथ हमारे रिलेशन पहले अच्छे हैं, मिडिल ईस्ट के साथ हम कनेक्टिविटी बनाने जा रहे हैं। ये सभी बताते हैं कि इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक पावर है, जो इकोनॉमिक टाइस है, ये बहुत अच्छे से सुधर रही है। दैट इज वाई बियॉन्ड द ऑप्टिक्स इस पूरे के पूरे आर्टिकल को नाम दिया गया है। इसी के आगे यदि आप आएंगे तो इसके आगे का यानी कि इसी के ऊपर का एक आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दैट इज ये कहता है कि विंटर इज बिहाइंड अ लेस एक्रीमोनियस सेशन इज एन अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड अपॉन। क्या कहता है भैया? बेसिकली यदि आप देखें तो अभी हाल ही में क्या हो रहा है, याद रखो कि विंटर सेशन, हमारा जो विंटर सेशन था ये चल रहा था, ठीक है, और ये जो विंटर सेशन चल रहा था, ठीक है, इसमें हुआ क्या, एक्चुअली में इसी विंटर सेशन में जो शांति बिल है ये लाया गया, ठीक है। साथ में याद रखना शांति बिल यानी कि वो जो न्यूक्लियर एनर्जी से संबंधित बिल था उसको यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया। इंश्योरेंस सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में 100% तक जो एफडीआई है इसकी बात की गई थी। इसी में वंदे मातरम, ठीक है, वंदे मातरम से संबंधित बातचीत यहां पर हुई थी। एज वेल एज और क्या बात हुई इसमें, और भी कई मल्टीपल टॉपिक्स। हाँ, एमजी नरेगा को विकसित भारत जी राम जी, विकसित भारत जी राम जी वाला जो बिल है इसमें लाया गया कि भाई इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस, नाम इसमें चेंज किए जाएंगे, सो फॉर। ये तो यहां पर याद रखो कि ये 4 मेन बातें हुई, इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हुई। यानी कि यदि वो आप देखोगे तो भाई इंडिया में 3 प्रकार के सेशन आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। यदि आप पार्लियामेंट्री सेशन की बात करते हो तो पार्लियामेंट में आपको 3 प्रकार के सेशन दिखाई देते हैं, और ये 3 प्रकार के सेशन कौन से हैं? तो एक तो जो अभी चल रहा है दैट इज कॉल्ड विंटर सेशन। क्या नाम दिया जाता है? विंटर सेशन। एक होता है हमारा कौन सा, जिसको हम मॉनसून सेशन का नाम देते हैं, मॉनसून सेशन। जस्ट अ सेकेंड, हेलो, ठीक। एक होता है विंटर सेशन, एक होता है मॉनसून सेशन, ये किसकी मैं बात कर रहा हूं? पार्लियामेंट की। और एक होता है बजट सेशन जो कि अभी हाल फिलहाल में आने वाला है, यानी कि 2 महीने बाद ये चालू हो जाएगा। बजट पर डिस्कशन होगा 1 अप्रैल को, फिर इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो ये जो विंटर सेशन है ये अभी चल रहा था। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यदि आप देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये 3 सेशन के बारे में नहीं बताया गया। ऐसा नहीं है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हो कि भाई 3 सेशन करने हैं और ये 3 सेशन करने कंपलसरी हैं, ये तो करने ही पड़ेंगे। याद रखिएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया है कि 2 सेशन के बीच में 6 माह से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, इतनी बात यहां पर करी गई है। बात समझिए, यानी कि 6 मंथ से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए 2 सेशन के बीच में। दैट्स इट, बस। वहां पर कहीं पर भी नहीं लिखा है कि भाई 3 ही सेशन होंगे।
कई बार ये हो जाता है कि एक्चुअली में जब सेशन बुलाया जाना है और 6 महीने लगभग बीत जाते हैं तो एक छोटा सेशन कर लिया जाता है। ये डिपेंड करता है लोकसभा के जो चेयरमैन होते हैं और साथ में यानी कि जो स्पोक पर्सन होते हैं और साथ में स्पीकर, और राज्यसभा में वही उपराष्ट्रपति है ना, ये जो चेयरमैन है वो करते हैं। याद रखो कि जब भी पार्लियामेंट का सेशन बुलाना होता है तो इसके लिए राष्ट्रपति एक समन भेजते हैं सभी को कि भाई आ जाइए और फिर करिए, फिर इसका जो समापन होता है वो किया जाता है। ठीक है, अब और सभी को धन्यवाद स्पीच देते हैं, कौन, राष्ट्रपति की, अरे बहुत अच्छा है आने के लिए धन्यवाद। पार्लियामेंट में शामिल कौन कौन होते हैं, तो इसमें लोकसभा आती है, राज्यसभा आती है, और इसी में आपको प्रेसिडेंट देखने के लिए मिलेगा, यानी कि इन तीनों से मिलकर बनती है हमारी पार्लियामेंट, दैट इज संसद। याद रखो कि यदि मान लीजिए समन भेजा गया और समन भेजने पर यदि बहुत कम लोग आए तो सेशन कैसे स्टार्ट किया जाएगा, तो याद रखना कि ये एक मीटिंग है। यदि मान लो आपको मीटिंग करना है तो मीटिंग करने पर ऐसा तो नहीं होगा ना कि प्राइम मिनिस्टर ने राष्ट्रपति को बोला कि यार एक मीटिंग करनी है, पार्लियामेंट का सेशन बुलाना है, विंटर सेशन बुलाना है, अब बुलाइए सबको। तो राष्ट्रपति समन भेजेंगे सबको कि आओ भाई दिल्ली आओ, पार्लियामेंट में बैठना है, डिस्कस करना है, विंटर सेशन आने वाला है या बजट सेशन आने वाला है या फिर जो मॉनसून सेशन है ये आने वाला है। मान लो कुछ आ पाए कुछ नहीं आ पाए तो क्या मीटिंग शुरू हो जाएगी? बिल्कुल। याद रखना कि कम से कम मिनिमम मेंबर यदि मान लीजिए 60 हैं तो ये मीटिंग स्टार्ट की जा सकती है। 60 से कम होने पर मीटिंग स्टार्ट भी नहीं होगी, यानी कि कम से कम 60 मेंबर तो होना जरूरी होता ही है। बात समझे? ये बातें मैंने क्यों बताई? बिकॉज ऑफ कि अभी विंटर सेशन हमारा खत्म हुआ है। विंटर इज बिहाइंड, अ लेस एक्रीमोनियस सेशन इज एन अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड अपॉन। अच्छा, इसी में एडजेंट का भी एक ऑप्शन होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजेंट? यदि मान लीजिए कोई बिल लाया गया और इस बिल पर बहुत सारा कॉन्ट्राडिक्शन हो गया या फिर बहुत ज्यादा डिस्प्यूट खड़ा हो रहा है कि ऑपोजिशन लीडर्स और साथ में रूलिंग पार्टीज के बीच में बहुत सारे डिस्प्यूट्स हो गए हैं, बहुत ज्यादा बहस चल रही है और जो स्थिति है वो संभल नहीं पा रही है, तो फिर जो स्पीकर हैं, स्पोक पर्सन, ये बोलते हैं कि भाई एक काम करो, इसको रोक दो यहीं पर। ये एडजेंट है और टाइम देते हैं कि भाई ये कितने टाइम के लिए हमने रोकी है, कि 2 घंटे बाद हम स्टार्ट करेंगे या 1 घंटे बाद स्टार्ट करेंगे या कल स्टार्ट करेंगे। ये तमाम प्रकार की बातें यहां पर होती हैं, कहां? पार्लियामेंट में। तो ये कुछ वोकैब्स हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है। बात समझ में आई? आफ्टर ऑल, आफ्टर ऑल एक और आर्टिकल है जो कि हमको बताता है, एडिटोरियल है बेसिकली, ये बताता है हमको एयर पॉल्यूशन के बारे में। देखिएगा भाई कि एक्चुअली यदि एयर पॉल्यूशन की बात करें, ये भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक है और ये भारत के प्रेजेंट इंडिया के सिनेरियो में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सोशल मीडिया चला रहा था तो सोशल मीडिया में मैंने एक इमेज देखी कि भाई चाइना यानी कि बीजिंग की 2015 और 2025 की कुछ फोटोज यहां पर वायरल हो रही हैं, 2015 और 2025 की। इन दोनों ही फोटोज का यदि हम अध्ययन करें तो हमको मालूम चलेगा कि एक्चुअली में बीजिंग में 2015 में शायद वही सेम स्थिति थी जैसी आज आपको दिल्ली में दिखाई दे रही है, यानी कि दोनों ही स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है, आज की दिल्ली की स्थिति और दूसरी ओर जो चाइना की कंडीशन थी वो। यहां पर मैं अरावली का कंटेक्स्ट भी ऐड करूंगा, ठीक है? बात समझी? तो यहां पर याद रखो कि बीजिंग की ये जो तस्वीर वायरल हो रही है, इसका एग्जांपल मैंने इसलिए लिया बिकॉज ऑफ कि 2015 की स्थिति को यदि आप देखेंगे बीजिंग की तो बहुत ज्यादा क्रूशियल थी। फिर बीजिंग यानी कि चाइना ने कई ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस पास किए, ऐसे कई नियम लाए जिसमें बीजिंग से बाहर कंपनीज को शिफ्ट किया गया। व्हीकल एक्ट्स यहां पर लाए गए, जो पुराने व्हीकल हैं इनको हटा दिया गया, नए व्हीकल यहां पर इंट्रोड्यूस किए गए, जैसे हाल फिलहाल में अभी दिल्ली में भी एक नियम लाया गया है। सेम एज यदि आप चाइना में देखोगे तो चाइना में इसका इंप्लीमेंटेशन नेक्स्ट लेवल पे था। मैं आपको एक इमेज बताता हूं, आपको शायद ऐसे समझ में नहीं आएगा, तो शायद क्योंकि बिकॉज ऑफ कि कई लोगों ने ये जो इमेज है, वायरल इमेज है, ये देखी भी नहीं होगी। तो मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण बताता हूं, ठीक है, कि ये जो एयर पॉल्यूशन को लेकर बातचीत हो रही है ये क्यों हो रही है असल में, और चाइना का ही एग्जाम्पल यहां पर क्यों लिया जा रहा है। देखिएगा, चाइना एयर पॉल्यूशन, एयर प्यूरिफायर को हम देखते हैं पहले तो कि चलो ये तो ठीक है, एयर प्यूरिफायर है, इसके बारे में मैं बातचीत करूंगा, बट अभी मैं बीजिंग की बात करता हूं।
ये देखो, इस इमेज से आप समझ सकते हो, ये इंस्टाग्राम पर वायरल हुई है, ये फेसबुक पर वायरल हुई है, दिख रहा है आपको। यानी कि कुल मिलाकर इसमें ये बताया गया है, ये इमेज बड़ी होगी क्या, हो जाएगी हो जाएगी हो जाएगी। ठीक है, देखो मुझे नहीं पता ये पर्सन कौन है ना, मैंने रैंडमली ओपन किया है। यदि आप देखेंगे तो ये है इंडिया, ऐसा बताया गया है कि इंडिया 2015 और अभी का 2025 का इंडिया, इंडिया गेट की ये फोटो दिल्ली की। बीजिंग 2015 में कैसा था और 2025 में ये कैसा है, देखो भाई। इसके आधार पर मूर्ख बनने की जो चेष्टा है ये मत करिएगा कि भाई अरे देखो चाइना हमसे कितना आगे है, चाइना हमसे बहुत ज्यादा आगे है। चाइना में जो वर्किंग पॉपुलेशन है ये यानी कि देखा जाए तो हमसे कम है, बट वहाँ के जो वर्कर्स हैं यानी कि वहाँ के जो लोग हैं ये अपने देश के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं। तो अपने देश को क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ऑफ कि चाइना के लॉ और हमारे लॉ यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन में जमीन आसमान का आपको अंतर देखने के लिए मिलेगा। रूल्स एंड रेगुलेशंस का इंप्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशन का इंप्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है, जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। बात समझिए। एयर क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है, सेम एज एयर क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है, जमीन आसमान का अंतर देखने के लिए मिलता है। कुछ तो एक्सपोनेंशियली बताया गया है, ठीक है, बट ओवरऑल यदि हम देखें तो ये डिफरेंस की यहां पर बात की गई है। अब क्या है ये डिफरेंस, तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार याद रखना कि एक्चुअली में चाइना में जब ये बहुत ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ रहा था तो चाइना ने अपनी जो पॉलिसीज हैं इनमें कुछ माइनर चेंजेस किए। क्या थे ये माइनर चेंजेस, तो याद रखो कि इसने व्हीकल एक्ट बनाए, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया, देखना यहाँ पर सब कुछ मेंशन है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया, जो फैक्ट्रीज हैं फैक्ट्रीज एक्ट यानी कि 1948 में अमेंडमेंट किया था, व्हीकल एक्ट 1988 को वापस से रीशेप किया, जो फैक्ट्रीज हैं इनको बाहर शिफ्ट किया, जो एयर क्वालिटी कंट्रोल या फिर एयर क्वालिटी प्यूरिफायर हैं इन्होंने पूरे देश में लगाए। और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी चाइना में आपको देखने के लिए मिला कि भाई चाइना कंटिन्यूसली साफ होता गया और वहां की जो एयर क्वालिटी है ये कंटिन्यूसली सुधरती गई। इसके बारे में ये आर्टिकल कहता है। बात समझिए, यानी कि कुल मिलाकर बताया गया है कि चाइना और इंडिया बहुत लंबे टाइम से एयर पॉल्यूशन की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन बीते हुए कुछ डिकेड्स में यदि उनके परिणाम को हम देखें तो ये इसमें बहुत ज्यादा अंतर देखने के लिए मिलता है। बीजिंग ने 2013 से 2021 के बीच में PM 2.5 लेवल्स को 50% से भी ज्यादा घटाया है, जबकि दिल्ली आज भी दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से एक है। ये लिखा हुआ है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा। चाइना एंड इंडिया हैव लॉन्ग rebelled with severe air pollution, yet their transistors over the past decade have diverged sharply. Once a global symbol of smog, Beijing managed to cut its annual PM 2.5 level by more than 50% between 2013 and 2021, while Delhi continues to rank among the world's most polluted city. How is Beijing ब्रीदिंग इजियर, यानी कि जब दोनों की कंडीशन एक थी तो आज आप देखोगे कि चाइना की स्थिति कैसे कंटिन्यूसली सुधर रही है, इसके बारे में ये आर्टिकल बताता है। साथ में याद रखना कि चाइना की जो सफलता का कारण है ये बताते हैं कोहेरेंट पॉलिसीज, स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट और साथ में रीजनल कोऑर्डिनेशन, जबकि इंडिया में जो फ्रेगमेंटेड गवर्नेंस है और जो कमजोर एनफोर्समेंट है और रिएक्टिव पॉलिसीज के कारण ये सुधार बहुत ज्यादा सीमित रहा है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में एयर पॉल्यूशन का मुद्दा बहुत ज्यादा नया है, दिल्ली में एयर पॉल्यूशन का मुद्दा बहुत पुराना है, ठीक है, बट इंप्लीमेंटेशन पॉलिसीज का, लॉ एंड रेगुलेशंस का अच्छे से नहीं हो पाता। याद रखना कि चाइना में एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्शन प्लान और साथ में ब्लू स्काई प्रोटेक्शन कैंपेन शुरू किया है। कोल बेस्ड बॉयलर्स को नेचुरल गैस से बदला गया है और चाइना में BS6 मॉडल यानी कि BS6 तो ये भारत का हो जाएगा, चाइना 6 व्हीकल इमिशन स्टैंडर्ड ये लागू हुआ है, पुराने व्हीकल्स को हटाया गया है। बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और साथ में क्लीन एनर्जी में निवेश हुआ है। रियल टाइम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग और हैवी पेनल्टीज की यहां पर बात की गई है। नतीजा ये हुआ कि कंटिन्यूसली जो PM 2.5 है ये कम होता गया। याद रखना कि सेंटर हैज आल्सो एस्टैब्लिश्ड द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट
ये हमारे यहां भी बनाया गया, बट इसका जो सही इंप्लीमेंटेशन है वो नहीं हो पाया। यानी कि ये आर्टिकल बताता है कि भाई चाइना और इंडिया की जो कंडीशन है इसमें इतना क्रूशियल डिफरेंस क्यों। ये चाइना अपनी जो एयर क्वालिटी है इसको कंट्रोल, इसको एनहांस करने में कंटिन्यूसली वर्क कर रहा है और कंटिन्यूसली सक्सेस भी पा रहा है। इंडिया में इसका इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो पा रहा? बिकॉज ऑफ, यदि मान लीजिए इंडिया में अभी भी आप देखोगे तो हर एक काम ऐसा नहीं है कि आप गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दें भाई, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कुछ ऐसे डिसीजन हो जाते हैं जो कि नहीं होने चाहिए, जैसे कि अभी एक अरावली, अरावली एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा यहां पर बना हुआ है, तो उसको हम ले लेते हैं कि कहा जा रहा है ना कि अरावली की जो 100 मीटर से नीचे पहाड़ियां होंगी उनको पहाड़ियों में काउंट नहीं किया जाएगा और एक प्रकार से उनको हटा सकते हैं। यानी कि एक प्रकार से ये तो परमिशन हो गई ना कि हम माइनिंग कर सकते हैं। और 100 मीटर से कम हाइट वाली यदि हिल को आप हिल ही नहीं मान रहे हैं, कल को वो नष्ट होती है, तो याद रखना कि दिल्ली में जो स्मॉग की कंडीशन है, दिल्ली में जो एक प्रकार से आप बोल सकते हो कि स्टॉर्म की जो कंडीशन है, ये आपको देखने के लिए मिलेगी। और इन सभी कंडीशंस के बावजूद यदि आप देखें तो दिल्ली का जो पॉल्यूशन है ये कंटिन्यूसली बढ़ेगा, आने वाले टाइम में एनहांस ही होगा। तो याद रखिएगा कि कई डिसीजन भी ऐसे हो जाते हैं जो कि इस पॉल्यूशन के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार हो सकते हैं आने वाले फ्यूचर में। बट अभी ओवरऑल दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो दिल्ली का जो पॉल्यूशन है इसको कंट्रोल करने के लिए जो नियम कानून कायदे लाए जा रहे हैं वो सरकारी स्तर पर जरूरी है और सरकारी स्तर पर प्रयास हो रहा है। बट हम यहां पर बैठे हुए एसी कमरे में बैठे हुए ये नहीं बोल सकते कि भाई गवर्नमेंट अच्छे से इंप्लीमेंटेशन नहीं कर रही है, बिकॉज ऑफ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर शिफ्ट क्या हम कर रहे हैं, क्या हम उन लॉ एंड रेगुलेशंस का पालन हम कर रहे हैं जो एक्चुअली में होनी चाहिए। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं नॉइस पॉल्यूशन का। याद रखो कि चंडीगढ़ में, दिल्ली में नॉइस पॉल्यूशन को लेकर स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस है, दिल्ली में होना हो चंडीगढ़ में है। अब इसके बावजूद भी लोग यहां पर अपना वो, उसके लिए शब्द नहीं है कोई कि ऑरा जमाने के लिए हर रात में निकलते हैं। वो इतनी टॉक्सिक साउंड रहता है गाड़ी का कि पूरे चंडीगढ़ का वो एक बंदा राउंड लगाता है और चंडीगढ़ का हर एक आदमी उससे परेशान है। ये क्या है? याद रखो कि ये हमारी मेंटेलिटी को दर्शाता है कि भाई सरकार बस ये कर सकती है कि रूल बना दिया, रेगुलेशन बना दिया और बोल रही है कि इसका पालन करो, पालन करो। हम कितने जागरूक हैं? क्या हम उस जागरूकता को समझ रहे हैं? और ये जागरूकता प्रोटेस्ट से, ये जो जागरूकता है ये कहीं पर अनशन करने से नहीं आती है भाई। अरावली को बचाने के लिए तो हम प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। याद रखिएगा कि ये हमारे अंदर से आती है कि हम कितने जागरूक हैं उस समस्या से निपटने के लिए। आई थिंक आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। आई थिंक मैं आपको जहां पर पहुंचाना चाह रहा हूं आप वहां पर पहुंच रहे होंगे कि भाई इंडिया के पास मजबूत कानून है। एयर एक्ट 1981, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, मोटर व्हीकल एक्ट 1988। समस्या यह है कि इंप्लीमेंटेशन गैप है और रेगुलेटरी फ्रेगमेंटेशन आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा कई इनिशिएटिव भी हमने स्टार्ट किए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि हम लेते हैं नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया है, एनसीएपी। इसका भी इंप्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हुआ। ये ग्रेडेड जो रिस्पांस एक्शन प्लान है ये भी स्टार्ट किया था, ऑड इवन, ये कंस्ट्रक्शन बैंस, क्रॉप रेसिड्यू मेजर्स, ये सब हमने स्टार्ट किए थे। चलो हमने मान लिया कि भाई जो पब्लिक है ये उतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट क्या जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं ये उतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं? माइनिंग पर बार बार रोक लगाने के लिए कही गई है, फैक्ट्री शिफ्ट करने की यदि यहां पर बात कही गई है, तो क्या उसका इंप्लीमेंटेशन हुआ? आंसर इज नो, नहीं हुआ। तो यहां पर याद रखना कि ये जो आर्टिकल है ये चाइना और साथ में इंडिया का जो पॉल्यूशन है इसको कंपेयर भी करता है। चाइना ने क्या क्या किया है उसके बारे में बातचीत करता है, और जो इंडिया ने बात की है उसके बाद इंडिया ने जो प्रयास किए हैं और जो सफल हुए हैं और जो असफल हुए हैं, दोनों के बारे में इस एडिटोरियल में बताया गया है। एक और बात कि ये पूरी पूरी बातें पीडीएफ में मेंशन होंगी, आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम हैंडल अभिषेक कुमार ज्योग्राफी एज वेल एज सिविल विथ आकाश, दैट इज टेलीग्राम चैनल। यहां पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ में याद रखिएगा ठीक है, साथ में याद रखें कि यदि आपको
यूपीएससी हिंदी मीडियम, यूपीएससी इंग्लिश मीडियम या फिर स्टेट पीसीएस के किसी भी बैच में एडमिशन लेना है तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। 8264199959 ये दिया हुआ कॉन्टैक्ट नंबर है, यहां पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं कल 9 बजे। जब तक हैव अ ग्रेट डे, अपनी स्टडी को बनाए रखिएगा और ग्रुप में मिलते हैं आज शाम को। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।